नमस्कार। क्या एक डिग्री होना ही ज्ञानी होने का सबसे बड़ा सबूत है, या फिर सच्चा ज्ञान वो तो किताबों के पन्नों के बाहर मिलता है? आज हम डॉक्टर कुमार विश्वास के नजरिए से शिक्षा और विद्या के बीच के इसी गहरे फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद ज्ञान के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख दे। जरा सोचिए कि इन दोनों में से ज्यादा ज्ञानी कौन है। देखिए, एक तरफ वो क्लर्क है जिसके पास डिग्रियां हैं, जिसने सारी परीक्षाएं पास की हैं और एक अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ घर के कोई बुजुर्ग हैं, मान लीजिए हमारी दादी या नानी, जिन्हें शायद पढ़ना लिखना भी ना आता हो, पर उनके पास जिंदगी के अनुभव का जो खजाना है, जो समझ है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं। तो असली ज्ञानी कौन हुआ? बस यही सवाल हमें शिक्षा और विद्या के फर्क तक लेकर जाएगा। इस सवाल का जवाब हमारी अपनी सोच पर टिका है, और यही जवाब हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। एक है शिक्षा का रास्ता और दूसरा है विद्या का। तो आइए इन दोनों के बीच के फर्क को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दो शब्दों के मतलब को ही समझ लेते हैं। शिक्षा और विद्या। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इनमें से एक हमें जंजीरों में बांध सकती है, तो दूसरी हमें हर बंधन से आजाद कर सकती है। पहले बात करते हैं शिक्षा की। ये वो ज्ञान है जो हमें स्कूलों और कॉलेजों से मिलता है, जिसका सीधा सा मकसद है हमें नौकरी के लिए, एक प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार करना। मतलब ये हमें एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा करियर दे सकती है। और फिर आती है विद्या। विद्या सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये समझ है। ये वो ज्ञान है जो हमारे अंदर झांकता है, हमारे चरित्र को बनाता है, हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है और हमें हमारे ही बनाए मानसिक बंधनों से आजाद करता है। संस्कृत में एक बहुत खूबसूरत सूत्र है, सविद्या या विमुक्तये। इसका मतलब है विद्या वही है जो मुक्त करे, जो आजाद करे। अगर कोई ज्ञान आपको किसी सोच, किसी दायरे या किसी अहंकार में बांध रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सच्ची विद्या नहीं है। विद्या का असली काम ही बंधनों को काटना है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं जो शायद आपने सुनी हो। एक हाथी के बच्चे को एक पतले से जंजीर से बांध दिया जाता है। वो नन्हा हाथी उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे वो हार मान लेता है और ये यकीन कर लेता है कि ये जंजीर कभी नहीं टूटेगी। अब कमाल की बात देखिए, जब वो एक विशाल ताकतवर हाथी बन जाता है, तब भी वो उस पतली सी जंजीर को तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता, जबकि अब तो वो उसे एक झटके में तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो जंजीर अब उसके पैरों में नहीं, उसके दिमाग में बन चुकी है। डॉक्टर विश्वास यही कहते हैं कि बिना विद्या के हमारी डिग्रियां भी हमारे दिमाग में ऐसी ही अनदेखी जंजीरें बन सकती हैं, जो हमें हमारी असली ताकत पहचानने ही नहीं देती। अच्छा, ज्ञान के इस गहरी समझ का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण थे प्राचीन भारत के गुरुकुल। ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, नहीं, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जो बिल्कुल अलग सिद्धांतों पर चलते थे। चलिए समझते हैं कि कैसे। डॉक्टर विश्वास रामायण को एक एकदम नए नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि राम का 14 साल का वनवास सिर्फ एक राज्य वापस पाने की कहानी नहीं थी। असल में ये उस समय के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों यानी गुरुकुलों की गरिमा, उनकी आज़ादी को बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन था। तो ये जो प्राचीन ज्ञान की व्यवस्था थी ना, ये 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी। पहला, विप्र, मतलब वो विद्वान जो ज्ञान और विज्ञान की खोज में लगे रहते थे। दूसरा, संत, जो उस ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करते थे। और तीसरा और शायद सबसे अहम, धेनु, यानी गाय, जो इस पूरी व्यवस्था की नींव थी। एक पुरानी कहावत है कि दूध के लिए तो भैंस पाली जाती है, गाय धर्म के लिए पाली जाती है। अब इस एक लाइन में ना एक बहुत बड़ा राज छुपा है। प्राचीन भारत में गाय सिर्फ एक पशु नहीं थी, वो पूरी की पूरी ज्ञान व्यवस्था की, गुरुकुल की अर्थव्यवस्था का आधार थी। लेकिन कैसे? जरा समझिए इस बात को। गाय उस समय के गुरुकुलों की आर्थिक रीढ़ हुआ करती थी। गाय के घी से यज्ञ और अनुष्ठान होते थे, उसके बछड़े बड़े होकर खेतों में बैल बनते थे, और गोबर का इस्तेमाल ईंधन से लेकर आश्रम बनाने तक में होता था। मतलब गुरुकुल पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, और इसी आत्मनिर्भरता की वजह से वो किसी राजा या किसी सत्ता के अधीन नहीं थे। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर ज्ञान का काम कर सकते थे। अब एक और बड़ा फर्क समझते हैं। एक आज के टीचर और एक पारंपरिक गुरु के बीच क्या अंतर होता है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है,
ये पूरी की पूरी सोच का फर्क है। देखिए, आज के विश्वविद्यालय शिक्षक या टीचर तैयार करते हैं जो एक विषय पढ़ाते हैं और उसके बदले में वेतन लेते हैं। लेकिन जो प्राचीन व्यवस्था थी वो गुरु बनाती थी, ऐसे गुरु जो चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त जैसे शिष्य तैयार करते थे। गुरु सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ाता, वो शिष्य के अंदर छिपी संभावनाओं को तराशता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्चा ज्ञान मिलता कैसे है? क्या किसी गुरु के पास जाने का, किसी से कुछ सीखने का कोई सही तरीका होता है? क्या हमारे नजरिए का, हमारे एटीट्यूड का भी इसमें कोई रोल है? रामायण में इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मिलता है। जब राम लक्ष्मण को मरते हुए रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं, तो लक्ष्मण जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता। तब राम उन्हें समझाते हैं कि ज्ञान लेने के लिए गुरु के सिर पर नहीं, बल्कि चरणों में खड़ा होना पड़ता है। ये ज्ञान के प्रति विनम्रता का, झुकाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प सवाल पर। क्या अध्यात्म और विज्ञान ये दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर हमारा प्राचीन ज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान था जिसे हम आज इस मॉडर्न युग में समझना शुरू कर रहे हैं? ये लाइन बहुत गहरी है। हम अक्सर उसी चीज पर विश्वास करते हैं जिसे हमारा विज्ञान साबित कर चुका होता है। लेकिन जो चीजें हमारे विज्ञान की पहुंच से, हमारी समझ से बाहर हैं, क्या इसका मतलब ये है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? सोचकर देखिए, कुछ 100 साल पहले जब कोई आकाशवाणी की बात करता होगा, मतलब बिना तार के हवा से आवाज आने की, तो लोगों ने उसे अंधविश्वास ही कहा होगा, है ना? फिर रेडियो का आविष्कार हुआ और अचानक बिना तार के आवाज भेजना एक हकीकत बन गया। मतलब जो कल तक अंधविश्वास था वो आज का विज्ञान बन सकता है। एक और बहुत ही सरल सा उदाहरण देखिए। एक कुत्ता ऐसी आवाजें भी सुन सकता है जिन्हें हम इंसान नहीं सुन सकते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो आवाजें हैं ही नहीं? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि हमारी सुनने की क्षमता की एक सीमा है। और बस यही इस पूरी बहस का निचोड़ है कि शायद जिसे हम आज अध्यात्म या अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, वो असल में एक बहुत ही एडवांस्ड विज्ञान हो। एक ऐसा विज्ञान जिसे समझने के लिए शायद हमारी आज की टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत पीछे है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जो चीजें हमें आज समझ नहीं आती, क्या वो वाकई में गलत हैं, या बस हमारा विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार।